Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Muzaffar Iqbal. ये हमारे आज की वीडियो का एजेंडा है। आज हमने ये देखना है कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और सेटर्स एंड गेटर्स को हमने कैसे यूज़ करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ और वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन ग्रुप का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इनकैप्सुलेशन में आप क्लास के डेटा को और क्लास के मेथड्स को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर आप उसकी एक्सेस को रोक देते हैं। मतलब जो क्लास के एट्रीब्यूट्स या क्लास के मेथड्स होते हैं वो क्लास के अंदर तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर आप उसको यूज नहीं करने देना चाहते, उसकी एक्सेस को आप क्लास से बाहर रोकना चाहते हैं, या आप जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको हाइड करना चाहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। आल्दो कि आपने डेटा को या मेथड्स को हाइड किया होगा, लेकिन स्टिल जो उसका इम्पैक्ट होता है वो क्लास से बाहर मिल सकता है, लेकिन जो डेटा की वैल्यूज होंगी उनकी एक्सेस को आप रोक देते हैं, वो क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकती। इसमें एक सिंपल से एग्जांपल जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो आपके कैप्सूल की है, जो हम मेडिसिन लेते हैं बीमारी की सूरत में। इनकैप्सुलेशन की जो टर्म है वहीं से निकली है। अब लेट्स से कि आप ये मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें आप मेडिसिन लेते हैं, उससे आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको लेते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि लेट्स से कि इस कैप्सूल में विटामिन ए कहाँ पे पड़ा हुआ है, विटामिन बी कहाँ पे पड़ा हुआ है, या विटामिन सी डी कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें तो आपसे इनकैप्सुलेट की गई है, वो आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उसके खाने से आपको उस मेडिसिन का इम्पैक्ट, उसका आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। तो उसके जो इम्पैक्ट है वो तो आपको मिल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको आपसे इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, वो आपको नजर नहीं आ रहे होते या उसको नहीं देख सकते। ये एक और एग्जांपल, लेट्स से कि आप गाड़ी यूज कर रहे होते हैं, आप किसी एक जगह से किसी और तरफ जाना चाह रहे होते हैं, तो उस गाड़ी का लेट्स से कि इंजन है वो आपसे इनकैप्सुलेट हो गया। आप उस इंजन को के जरिए गाड़ी को यूज तो कर रहे होते हैं, उसका आपको फायदा मिल रहा होता है, लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस गाड़ी में कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, इंजन कैसे काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर की क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उसमें क्या चीज़ कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रही होती है, तो वो चीज़ आपसे एनकैप्सुलेट की गई है। लेकिन उसके जो बेसिक पर्पज़ है, उसका जो बेसिक यूज़ है, उसका जो फ़ायदा है, वो आपको मिल रहा होता है, लेकिन जो उसकी इंटरनल डिटेल्स होती हैं, वो आपसे हाइड की गई। तो एग्ज़ैक्टली इसी ही तरीके से अगर आप ऊब में कोई क्लास बनाना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उस क्लास की जो इंटरनल डिटेल्स हैं, वो मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, वो मैं क्लास से बाहर उसकी एक्सेस नहीं देना चाह रहा, तो ऐसा करने के लिए हमें एनकैप्सुलेशन को यूज़ करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम एनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं? इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो हम डेटा को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और वजह से क्लास से बाहर एक्सेस ना हो। तो नॉर्मली डेटा को इस वजह से हाइड किया जाता है आउटसाइड वर्ल्ड से, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें और इलीगल तरीके से या अनऑथराइज्ड तरीके से आपका डेटा क्लास से बाहर एक्सेस ना हो सके। अब इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर चाहिए होते हैं। जावा में हमारे पास 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल हैं, जिसको हम प्राइवेट, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट या प्रोटेक्टेड कहते हैं। इनको एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं और इनको एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। तो अगर आपने इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसा करने के लिए हम नॉर्मली जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। कि आप जिस एट्रीब्यूट या आप जिस मेथड से पहले प्राइवेट लिख देते हैं, तो आपके पास वो जो डेटा मेंबर होगा या जो वो हमारे पास मेथड होगा, वो क्लास के अंदर तो यूज़ हो सकता है, लेकिन क्लास से बाहर उस मेंबर को एक्सेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम चेक करते हैं कि कैसे आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक कोड आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्लास बना दी है, द नेम इज़ स्टूडेंट।
इसमें हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर है, नेम है, मास है। इन तीनों को मैंने प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 3 डेटा मेंबर्स हैं, अगर मैं इनको क्लास में बाहर यूज़ करना चाहूँगा, तो कंपाइलर मुझे उसकी एक्सेस नहीं देगा, इनको मैं क्लास में बाहर यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारे पास एज़ यूजुअल एक कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है। एंड यू कैन सी कि आप कंस्ट्रक्टर के ज़रिए स्टिल जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दिस इज़ अ मेथड जिसका नाम ग्रेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे, वो क्लास से बाहर तो यूज़ नहीं हो सकेंगे, लेकिन क्लास के अंदर यूज़ हो सकते हैं और आप उसके इम्पैक्ट आउटसाइड क्लास भी दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्रेड एक मेथड है जो कि प्राइवेट नहीं है। जब ये प्राइवेट नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि क्लास से बाहर इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। तो ग्रेड हमारे पास एक मेथड है जो कि मार्क्स के बेस पे आपको ग्रेड असाइन कर रहा है। अगर हमारे पास मार्क्स 50 से लेस होंगे, तो ग्रेड आपको एफ मिलेगा। अगर मार्क्स हमारे पास 60 से लेस देन और इक्वल टू है, तो आपको ई ग्रेड मिलेगा। इसी तरीके से आपको डिफरेंट ग्रेड्स मिलेंगे, डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद हमारे पास एज़ यूजुअल डिस्प्ले मेथड है, जिसमें आपने रोल नंबर को, नेम को, मार्क्स को और ग्रेड को डिस्प्ले किया होगा। तो ये हमारे पास एक क्लास है जिसमें आपने एट्रीब्यूट्स को तो यहाँ पे प्राइवेट कर दिया हुआ है, लेकिन ग्रेड के ज़रिए आप उन एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको आउटसाइड क्लास मिलेगा। वो कैसे? ये हमारे पास मेन क्लास है जिसमें हमारे पास मेन मेथड है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और यहाँ पे मैं S1 को डिस्प्ले करूँ। अगेन अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को देखें, तो डिस्प्ले हमारे पास खुद प्राइवेट नहीं है। चूँकि ये प्राइवेट नहीं है, तो क्लास से बाहर इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये रन करके दिखा दूँ, तो यू कैन सी कि हमारे पास रोल नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, मार्क्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं और उसके बाद जो ग्रेड है, वो भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं आपको दोबारा यहाँ डिस्प्ले मेथड दिखा सकूँ, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड के अंदर रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को डिस्प्ले कराया हुआ है। डिस्प्ले खुद चूँकि प्राइवेट नहीं है, तो डिस्प्ले का जो मेथड है, ये क्लास से बाहर यूज़ हो सकता है और डिस्प्ले आपके रोल नंबर को, नेम को और मार्क्स को और ग्रेड को डिस्प्ले कर रहा है। तो मतलब हमारे पास जो प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे, वो यहाँ पे तो एक्सेसिबल नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसा मेथड जो कि आपने इस क्लास में डिफाइन किया होगा और जो कि खुद प्राइवेट नहीं होगा, उसके ज़रिए अगर आप चाहें तो आप उन वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट होगा, वो क्लास से बाहर आप दे सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो हमारे पास वो जो रोल नंबर है और वो नेम है और मार्क्स है और जो हमारे पास ग्रेड वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ रोल नंबर को, लेट्स से उससे मैं ये कहता हूँ कि मैं S1 के ज़रिए जो उसका रोल नंबर है, वो डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे ये एरर दे रहा है, चूँकि रोल नंबर हमारे पास जो वेरिएबल था वो प्राइवेट है। बकायदा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि रोल नंबर हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट क्लास। तुम्हारे पास जो रोल नंबर था वो प्राइवेट है, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो हमने वहाँ पे नेम को भी प्राइवेट लिखा हुआ था, वो भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो हमने इस क्लास में इनफैक्ट जितने भी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे या अगर आगे जाके अगर हमने प्राइवेट मेथड्स को लिखा होगा, तो किसी भी प्राइवेट मेंबर को अगर हम क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो एक्सेस हो सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रेड मेथड में और हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड में उसको यूज़ किया, तो वो हमें यूज़ करने दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप उसको यूज़ करना चाहेंगे, तो वो यूज़ नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि सेटर्स एंड गेटर्स क्या होते हैं? सेटर्स एंड गेटर्स बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है, सेटर डेटा को सेट करता है और गेटर्स डेटा को गेट करता है। इसका बेसिक कांसेप्ट ये है कि आपने अगर क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट किया हुआ है और उनमें से आप कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के डेटा को रन टाइम पे सेट करना चाहते हैं, या किसी प्राइवेट वेरिएबल को आप रन टाइम पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उस पर्टिकुलर प्राइवेट वेरिएबल के लिए आप सेटर्स को एंड गेटर्स को डिफाइन कर लेते हैं।
सेटर्स उस प्राइवेट वेरिएबल के डेटा को सेट या मॉडिफाई कर सकता है और जो गेटर होगा वो उस वेरिएबल का जो डेटा होगा आपको रन टाइम पे दे सकता है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 3 प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है और इन 3 में से लेट्स से कि मेरे पास मार्क्स एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसकी एक्सेस मैं क्लास से बाहर भी देना चाह रहा हूँ। ये प्राइवेट एट्रीब्यूट एक प्राइवेट वेरिएबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास से बाहर भी मैं इसकी डेटा को एक्सेस करना चाह रहा हूँ या मैं इसके डेटा को अपडेट करना चाह रहा हूँ या इसके डेटा को इसको मैं डेटा असाइन करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए मैं सेटर्स एंड गेटर्स को डिफाइन कर सकता हूँ। सेटर्स एंड गेटर्स कोई कीवर्ड नहीं है, बल्कि आप बकायदा इसके लिए मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं और वो कैसे डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं डिफाइन करना चाहता हूँ मास के लिए, तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ये कि आप सेट स्मॉल वर्ड में उसके बाद जो आपके पास एट्रीब्यूट का नेम होगा, जैसे कि मास है तो आप मास का जो एम होगा वो कैपिटल करके आप सेट मास के नाम से एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। सेटर हमेशा आपसे एक वैल्यू लेगा जिसकी टाइप वही होगी जिस टाइप का वेरिएबल होगा। हमारे केस में मास हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है, तो ये आपसे इंटीजर टाइप का एक डेटा ले लेगा, ये मास को असाइन करके दे देगा। गेटर हमारे पास नॉर्मली इस तरीके से डिफाइन होते हैं, गेट मास। तो गेट स्मॉल में और मास हमारे पास वेरिएबल का नाम था, तो हम मास का जो पहला कैरेक्टर होगा वो नॉर्मली कैपिटल लिख लेते हैं, तो गेट मास ये हमारे पास गेटर होगा मास के लिए। इसका ये फॉर्मेट होता है कि ये आपको हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा और ये इसकी टाइप वही होगी जिस टाइप का आपने वेरिएबल डिफाइन किया होगा और यहाँ पे आप उस वेरिएबल को रिटर्न करवा लेते हैं। तो मतलब जो हमारे पास सेटर होगा मास के लिए, ये आपसे रन टाइम पे एक वैल्यू लेगा और जो भी आप उसको वैल्यू देंगे वो वैल्यू मास को असाइन करके दे देगा। और गेटर हमारे पास एक दूसरा मेथड है, तो इस प्राइवेट वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो इसको कैसे यूज करना है, अगर हम यहाँ पे मेन क्लास में आ जाते हैं तो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम जब यूज किया था s1 डॉट नेम को, ये s1 डॉट मार्क्स को अगर हम यूज करेंगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि हमारे पास रोल नंबर नेम और मार्क्स जो वेरिएबल्स है इनको हमने यहाँ पे प्राइवेट किया हुआ था, तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करने के लिए जो भी हमने सेटर्स एंड गेटर्स डिफाइन किए थे उनको यूज किया जा सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे इस तरह एक्सेस करने के बजाय अगर मैं यही कोड लेट्स से कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, s1 डॉट जो हमारे पास गेटर था मैं वो यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। अब गेटर क्या करेगा, हमारे पास दोबारा को मैं कोड दिखा देता हूँ। गेटर क्या करेगा, ये आपके पास जो मार्क्स की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। जब यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न होगी तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करके दे देगा कि ये हमारे पास मार्क्स की वैल्यू है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। जो इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जा रहा है तो आप यहाँ पे मार्क्स को 77 दे रहे थे और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे गेट मार्क्स के जरिए मार्क्स को एक्सेस किया तो ये मुझे यहाँ पे 77 वही वैल्यू जो आपने यहाँ पे असाइन की थी ये आपको रिटर्न करके दे रहा है। अगेन जो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे गेटर के बगैर उसको यहाँ पे एक्सेस करता तो इसने मुझे एरर देना है क्योंकि मार्क्स हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल था। प्राइवेट को मैं क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने गेटर डिफाइन किया। गेटर खुद प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक या किसी और टाइप का हो सकता है और मैं गेटर के जरिए इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस जब करूंगा तो ये मुझे उसकी एक्सेस दे देगा। तो मतलब गेटर हम तब यूज करते हैं जब प्राइवेट वेरिएबल को आप क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं और यही हमारे पास यूज होते हैं सेटर का भी। यहाँ पे मैंने सेटर को 77 सॉरी यहाँ पे मैंने मास को 77 दिया हुआ था। अब लेट्स से कि मैं मास की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले करके दे रहा हूँ तो ये मुझे मास 77 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये मुझे मास यहाँ पे 77 डिस्प्ले कर रहा है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे मास की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं मास की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं s1 डॉट मास करूंगा तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि हमारे पास जो s1 डॉट मास मास हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है, मैं इस तरीके से मास को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर मैंने मास की वैल्यू को चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए जो हमने वहां पे डिफाइन किया था सेटर उसको मैं यूज कर सकता हूँ।
लेट्स से कि सेट मास, और लेट्स से मैं यहाँ पे उसको कर लेता हूँ 22। अब यहाँ पे जो आपसे ले रहे हैं 22, इसको यहाँ पे जो हमारा सेटर होगा ये वो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो इस केस में 22 है, और वो वैल्यू मिल जाएगी मास को। और उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो ये मुझे मास 22 दे देगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू मास को मिल जाएगी। अगर मैं इसके बाद अब दोबारा इसको एक्सेस करना चाहूंगा बाय यूजिंग अगेन गेटर, तो ये मुझे दे देगा कि ये इसकी करंट वैल्यू है। लेट्स इस कोड को हम यहाँ से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 77 है ये इसका रिजल्ट है, जिसमें हमारे पास जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो रही है। फिर यहाँ पे मैंने मास की वैल्यू को चेंज किया। वो चेंज करने के बाद जब मैंने दोबारा गेटर के जरिए इसको एक्सेस किया तो ये मुझे यहाँ पे 22 दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जिस वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया डायरेक्टली आप क्लास से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए फिर आपको सेटर्स एंड गेटर्स को यूज करना पड़ सकता है। इसके अलावा सेटर का एक और भी फायदा होता है। आप सेटर को अगर चाहें तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास क्लास में एक वेरिएबल है, उसको डेटा असाइन करने से पहले हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो डेटा उसको असाइन किया जा रहा है वो वैलिड है भी कि नहीं। हमारे केस में लेट्स से कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है मास, उसको हमने प्राइवेट डिफाइन किया। उसके बाद मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मास को जो डेटा सेट होगा, जो डेटा उसको असाइन करना चाह रहे हैं, वो क्या वैलिड भी है कि नहीं। पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि हमने मास को 77 असाइन किया, हमने मास को 22 असाइन किया। दोनों केसेस में डेटा हमारे पास वैलिड था और वो काम भी कर रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास जो मास की वैल्यू है वो 0 से लेके लेट्स से कि 100 तक होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि इस रेंज पे नहीं है। लेट्स से कि आपने उसकी वैल्यू दी 123। अब 123 मार्क्स नहीं हो सकते, इट शुड बी बिटवीन 0 to 100। तो ऐसे केस में जब आप किसी वेरिएबल को कोई डेटा असाइन करना चाहते हैं, तो ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या वो डेटा वैलिड है भी या नहीं है। तो ऐसा करने के लिए भी हम सेटर को यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं आपको मैं यहाँ पे दोबारा एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पिछले केस में हमने जस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने रिसीव की थी वो हमने यहाँ पे मार्क्स को असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने सेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यहाँ पे असाइन करने से पहले पहले मैंने चेक किया कि जो मार्क्स की वैल्यू है कि वो 0 और 100 के रेंज में है कि नहीं है। अगर लेट्स से कि हमारे पास जो डेटा रिसीव हो रहा है, जो हमने असाइन करना है मार्क्स को, अगर वो 0 और 100 के रेंज में है तो ये मार्क्स को असाइन कर देगा। लेकिन अगर वो डेटा इस रेंज में नहीं है तो ये आपको डिस्प्ले कर देगा कि ये डेटा आपका इनवैलिड है, ये असाइन नहीं हो सकता। और आगे जाके अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है तो आप यहाँ पे एक एक्सेप्शन का थ्रो भी कर सकते हैं। ये जो डेटा आपने यहाँ पे दिया है वो गलत है, ये डेटा इसको असाइन नहीं हो सकता। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। करंटली जो कम से कम कर सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ पे एक एरर का मैसेज दे दें कि जो आपका डेटा है वो इनवैलिड है, ये इस तरह के एट्रीब्यूट के असाइन नहीं हो सकता। अब ये मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। हमने यहाँ पे मार्क्स को पहले दिया था 22, चूंकि हमारे पास वो डेटा वैलिड था। अगर इसको यहाँ पे रन करते हैं इसका कोई इशू नहीं है। इनिशियली इसके मार्क्स 77 थे तो वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद आपने मार्क्स दिए 22, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो करंटली चूंकि मार्क्स हमारे पास वैलिड है तो दोनों सूरतों में आपको इसका आउटपुट मिल रहा है। लेकिन फर्ज कर दें कि हम यहाँ पे जो मार्क्स की वैल्यू है ये 122 कर लें। अब ये आपने सेट मार्क्स को बेसिकली कॉल किया एंड दिस इज सेट मार्क्स मेथड, जो बेसिकली सेटर है। ये चेक करेगा कि जो वैल्यू वहां से आ रही है क्या वो इस रेंज में है। अगर इस रेंज में होगी तो वो मार्क्स को वो वैल्यू दे देगा। अगर इस रेंज में नहीं होगी तो वो डेटा असाइन नहीं करेगा, बल्कि जो पिछला डेटा होगा उसी को रहने देगा। वो साथ यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देगा कि आपका जो नया डेटा है वो इनवैलिड है, इस वजह से मैं इस वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकता। तो अगर ये मैं आपको रन करके दिखा दूं तो यू कैन सी कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी 77 वो डिस्प्ले हो रही है। फिर जब मैंने यहाँ पे उसको 122 असाइन करने की कोशिश की तो उसने यहाँ पे कहा कि दिस इज इनवैलिड मार्क्स, ये असाइन नहीं हो सकते। उसने अब डेटा को सेट नहीं किया, डेटा को मॉडिफाई नहीं किया, क्योंकि जो मार्क्स की पिछली वैल्यू होगी उसी को डिस्प्ले करके दे रहा है कि आपके करंट डेटा को मैं सेट नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास वो डेटा वैलिड नहीं है। तो मतलब अगर हम चाहें तो हम जो सेटर्स है
वो एज अ वैलिडेशन टूल भी यूज कर सकते हैं। जावा में हमारे पास प्राइवेट के अलावा बाकी स्पेसिफायर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट स्पेसिफायर्स कैसे काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो पैकेजेस हैं, एक पैकेज 1 है और एक पैकेज 2 है। पैकेज 1 के अंदर हमारे पास एक क्लास 1, एक क्लास 2 और क्लास 3 है। और सेम पैकेज 2 में हमारे पास क्लास 4, क्लास 5 एंड क्लास 6 अवेलेबल। फर्स्ट करते हैं कि आपने पैकेज 1 के क्लास 1 में एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके साथ आपने प्राइवेट लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये वेरिएबल ए इस क्लास 1 के अलावा किसी भी और क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, वो सेम पैकेज हो या कोई दूसरा पैकेज हो, हमारे पास ये जो वेरिएबल ए होगा, ये सिर्फ क्लास 1 के अंदर आप जहाँ पे भी यूज करना चाहेंगे, ये वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे यूज किया जा सकता है। लेकिन क्लास 1 के अलावा आप किसी भी और क्लास में, हाँ वो सेम पैकेज की क्लासेस हैं या किसी और पैकेज की क्लासें हैं, किसी भी और क्लास में इस वेरिएबल ए को एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्राइवेट वेरिएबल्स को आप जहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिस क्लास में डिफाइन करेंगे, सिर्फ उसी क्लास में उनको एक्सेस किया जा सकता है, किसी और क्लास में उनको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। जब आपने यहाँ से इस तरह डिफाइन किया किसी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वेरिएबल ए है जिसको हमने क्लास 1 के अंदर डिफाइन किया हुआ है, इसको आप क्लास 1 के अंदर जहाँ पे मर्जी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस पैकेज के जो बाकी क्लासेस हैं, वो क्लासेस भी इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट स्पेसिफायर एक ऐसा स्पेसिफायर होता है कि वो इस पैकेज के अंदर कहीं पे भी उसको यूज किया जा सकता है। बेशक वो आपने डिफाइन यहाँ पे किया होगा, लेकिन बाकी जो क्लासेस होती हैं वो भी इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। लेकिन इस पैकेज से बाहर जो दूसरे पैकेजेस होंगे, उसकी जो क्लासेस होंगे, वो इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि पब्लिक लिख लेता हूँ, तो हमारे पास ये जो वेरिएबल ए है जो क्लास 1 में डिफाइन किया जा रहा है, ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि आपके पास जितने भी पैकेजेस हैं, उनमें जितने भी क्लासेस हैं, उन तमाम में इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह पे इसको प्रोटेक्टेड लिख कर लेता हूँ। अब सर ये बात समझने वाली है कि पैकेज 1 में एक क्लास 1 है जिसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैकेज 1 में इस वेरिएबल ए को किसी भी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। मतलब क्लास 1 भी एक्सेस कर सकती है, क्लास 1 के अलावा क्लास 2 जो बेसिकली क्लास 1 का चाइल्ड है वो भी एक्सेस कर सकता है, क्लास 3 जो क्लास 1 का चाइल्ड नहीं है ये भी एक्सेस कर सकता है। तो इस पैकेज के अंदर हमारे पास जितनी भी क्लासें हैं, वो सारी के सारी क्लासें इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है, हाँ वो चाइल्ड है या चाइल्ड नहीं है। लेकिन जब पैकेज से बाहर किसी और पैकेज में जाते हैं, वहां पे क्लास 4 सपोज एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्लास 4 क्लास 1 का चाइल्ड नहीं है, तो क्लास 4 इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती है। सेम क्लास 6 वो इसका चाइल्ड नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर सकती है। लेकिन क्लास 5 जो कि बेसिकली पैकेज 2 में डिफाइंड है, लेकिन ये जो हमारे पास क्लास है, ये पैकेज 1 के क्लास 1 का चाइल्ड है, तो यहाँ पे आप इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो जिस क्लास में डिफाइन किए जाते हैं, वो क्लास जिस पैकेज में एग्जिस्ट करती है, उस पैकेज की जितनी भी क्लासेस होती हैं, वो सारे के सारी क्लासें इनको एक्सेस कर सकती है। और पैकेज से बाहर सिर्फ वो क्लास है जो इसके चाइल्ड होंगे, वो इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। और वो क्लास है जो कि चाइल्ड नहीं होगी इस क्लास की, वहां पे आप इस तरह के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफायर्स हैं जो आप जावा में यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरह टेबुलर फॉर्म में एक्सेस स्पेसिफायर्स को शो कर सकते हैं। जो हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर्स होते हैं, ये हर जगह पे एक्सेसिबल है, हाँ वो सेम पैकेज है, ये अदर पैकेज है, वो उसका चाइल्ड है या नहीं है। तो पब्लिक वेरिएबल्स हमारे पास किसी भी क्लास में किसी भी पैकेज में एक्सेस हो सकते हैं। जो हमारे पास होते हैं प्रोटेक्टेड, ये आपके सेम पैकेज में हर जगह पे अवेलेबल है और वो चाइल्ड है या नहीं है। अगर हम दूसरे पैकेज में जाते हैं
तो वहाँ पे जो चाइल्ड क्लास होती है वो इसको एक्सेस कर सकती है। जो चाइल्ड क्लास नहीं होती है वहाँ पे हम इस तरह के वेरिएबल्स को या मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर होते हैं। हर वो वेरिएबल जो आपने जिसके साथ आपने पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखा होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर कहलाता है। ये उसी पैकेज में हर जगह पे एक्सेसिबल है, ख़ाह वो चाइल्ड है या नहीं है। जिस क्लास में डिफाइन होगा वहाँ भी यूज़ हो सकता है और उस पैकेज की जो बाकी क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी इस तरह के वेरिएबल्स को या मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। और जहाँ तक बात प्राइवेट वेरिएबल्स की होगी या प्राइवेट मेथड्स की होगी, ये एक ऐसा मेंबर होगा कि जिसको जिस क्लास में डिफाइन किया जाएगा, ये सिर्फ वहीं पे यूज़ हो सकता है, किसी भी और क्लास में इसका यूज़ नहीं कर सकते। सो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन स्टिल अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।